बिल्डिंग न्यू इंडिया के लिए हर क्षेत्र को लेकर हम बात कर रहे हैं, क्या क्या विकास हुए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अपने अगले मेहमान को मंच पर बुलाना चाहेंगे वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी गिरीश जी, चांसलर एंड चेयरमैन ऑफ महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय एंड महर्षि ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच हमारे मेहमान का मंच पर आगमन हो रहा है और ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे साथ जो खास मेहमान मंच पर आ रहे हैं उनसे हम जानेंगे कि आगे विकास की किस गति से बढ़ रहे हैं। ओवर टू यू दिव्यांश। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के साथ अभिनंदन भी है। अभी हम सीखेंगे भी, शिक्षा भी लेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। आज का भारत जो आपको अपनी नज़र में दिखाई दे रहा है, सबसे पहले शिक्षा तो आपसे हम ये लेना चाहेंगे, आज सभी को क्या सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में हम जो भी कर रहे हैं आज के मुकाबले कल और अच्छा करें। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। हमारे संस्था में बोलते हैं जय गुरुदेव और जय महर्षि। आपने बहुत अच्छा पॉइंट एक छेड़ा है और जैसा कि आज का टॉपिक है आपका एमपी और सीजी का बिल्डिंग न्यू इंडिया, तो इसको अगर अपने हिंदी में कहें भारत का पुनर्निर्माण, एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया होएगा। अभी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे एक्सपर्ट से, सिंह साहब और अन्य लोगों से। तो ऋग्वेद में कहा है नवो नवो भवति जायमानो। हर दिन जो है प्रकृति का नियम है, हर दिन नया नया होता जाता है। और ऋग्वेद में ही कहा है, फिर आयुर्वेद में भी कहा है पुनर्नवा भव। हर व्यक्ति को जो है वो, आप लोग पढ़ते होंगे, एक एक सेल जो है, एक एक रोया जो है, एक दिन में कितनी सेल्स नई बनती हैं, आगे चलती है। तो ये पुनर्निर्माण होना एक प्रकृति का नियम है। और अभी जो है अगर हमारे को भारतवर्ष को नया बनाना है, अभी जैन साहब से बात कर रहा था तो मैंने कहा अच्छा इंग्लिश में टॉपिक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसको हम भारत कहें कि भारत को फिर से नया करें, तो अपने यहाँ एक सिस्टम बहुत अच्छा है वेद में, सारे वैदिक लिटरेचर में, और वो ये सिस्टम है कि संस्कार एक बहुत बड़ी बात है। वो संस्कार जिससे वो शांति बनाए रख करके अपना कार्य कर लें, और ये कार्य जो होता है वो चेतना में होता है। तो अभी बहुत अच्छी बात है, एजुकेटर्स आए हुए हैं, ये बताएंगे। एनईपी की बात हो रही 2020 की, उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हो रही है, वो बहुत अच्छी बात है। सब कुछ होने के बाद, एक तो 75 वर्ष बाद ये बात हो रही है, और हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, अगर आप प्रारंभ से देखेंगे भारत की स्वतंत्रता में, तो जो एजुकेशन के रिस्पॉन्सिबल लीडर्स थे या ऑफिसर्स थे, दे वर फॉरेन एजुकेटेड, और उस कारण से जो है वो इंडियन सिस्टम को उन्होंने उस समय लागू नहीं किया, जिसको हम एक बहुत शॉर्ट में कह सकते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा या संस्कार, जो कुछ भी। अब ये आया तो है, लेकिन अभी भी इसका जो मूल है उसकी बात नहीं हो रही है। हमने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करी इस विषय में, डिस्कशंस में गए। जो अनिल सहस्त्रबुद्धे जी जो इसके इंचार्ज थे, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ वाराणसी में, दिल्ली में, चेन्नई में। बहुत सारे लोग जो रिस्पॉन्सिबल थे, इस कमीशन कह सकते, कमिटी है, इनके साथ। वो ये है कि जब तक चेतना का सुधार नहीं होगा, चेतना परिष्कृत नहीं होगी, शुद्ध नहीं होगी, तब तक जो है कुछ नहीं होगा। अपने यहाँ एक चौपाई है रामचरितमानस की, जो इच्छा करिहो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। तो वो कहाँ पे कहता है कार्य करने को? वो कहता है चेतना में कहाँ पर करो। सिर माही नहीं कहा, मन माही। मन जो है वो चेतना का एक्टिव रूप है, चेतना जो है वो आत्मा का एक्टिव रूप है। एक फ्रेज है उपनिषद का, उसमें कहा आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। अगर एक आत्मा को पढ़ लो, अगर एक चेतना को समझ लो, अपने कहते हैं आत्मचेतना,
उसको अगर समझ लो, उसको साध लो, तो कहावत गांव-गांव में कही जाती है, एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। अपन उसको नहीं मानते, लेकिन इसको तो मानते हैं कि एक ही साधे सब सधे। तो अभी करने की आवश्यकता ये है, और हमने जो एक्सपर्ट्स हैं उनको निवेदन भी किया, उनको रिटन में प्रपोजल भी दिया कि सब जगह चेतना के परिष्कृत करने का विधान सब स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में लगा दिया जाए। हमने स्वयं ये कार्य पूरे विश्व में 72 कंट्रीज़ में तो पर्सनली विजिट करके किया, लेकिन माशी जी ने 124 देशों में किया, सैकड़ों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाई। भारतवर्ष में अभी 154 माशी विद्या मंदिर स्कूल्स हैं, 2 विश्वविद्यालय हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं। तो हमारा काम ये है कि बच्चों को प्रातः संध्या भावातीत ध्यान करा करके उनकी चेतना को शुद्ध कर देते हैं। अभी स्ट्रेस की बात हो रही थी, सिंह साहब कह रहे थे कि बच्चे घर से जब आते हैं तो घर का स्ट्रेस लेके आते हैं, उसको 10 से 15 मिनट में सब स्ट्रेस निकाल देते हैं अपने, और जब घर जाने लगते हैं तो जो पढ़ाई का स्ट्रेस है, स्कूल का स्ट्रेस है, उसको हम निकाल देते हैं। और ये खाली कहने की बात नहीं है, पूरे विश्व में 245 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट बॉडीज़, उसमें ये रिसर्च हुई है। मोर देन 700 रिसर्चेस, इट्स पब्लिश्ड इन अबाउट 6000 पेजेस, A4 साइज़ की 8 पब्लिकेशन से, रिसर्च वॉल्यूम्स कहते हैं उसको। तो उसमें ये पब्लिश हुआ है कि इसको कर देने से जो रिसर्च बताती हैं कि केवल एजुकेशन में नहीं, एनी फील्ड यू काउंट ऑफ लाइफ, यू काउंट एजुकेशन, यू से एग्रीकल्चर और डिफेंस और हेल्थ, इसमें लाभ होता है। तो मेन बात यह है, चेतना को बहुत सारी टर्म्स हैं, जागृत कर लेना है, परिष्कृत कर लेना है, शुद्ध कर लेना है। और अपने आप भगवान कृष्ण ने गीता में बड़ी अच्छी बात एक बता दी है, योगस्थः कुरु कर्माणि। योग में स्थित होके अगर कर्म करेंगे तो वो कर्म जो है सफल होगा, पूर्ण फलदायी होगा। बिल्कुल, आपने चेतना की बात की, शिक्षा की बात की, बहुत सारी और चीज़ों का जिक्र किया। शिक्षा पद्धति की हम बात करें, क्योंकि अगर सुधारों की बात करें, ये कहा जाता है कि एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है समाज में बहुत सारे सुधार लाता है, परिवर्तन लाता है। लेकिन खुद अगर हम उस शिक्षा पद्धति की बात करें तो कितने सुधारों की अभी और आवश्यकता है? देखिए, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में ये चर्चा होती है, हमारे विद्वान मित्र लोग यहाँ बैठे हैं। रिफॉर्म्स की जब बात होती है तो क्या बात होती है, ये आप सब जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बात ये होती है कि इस विषय का ये टॉपिक चैप्टर 1 से चैप्टर 5 में कर दो, ये क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पहले की जगह बाद में कर दो। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो, NCERT की बुक्स रिवाइज होकर मार्केट में आई हैं। जो नीचे की कक्षाओं में चैप्टर थे, अध्याय थे, विषय थे, जो भी कहें, उसको उठा करके हायर एजुकेशन में डाल दिया थोड़ा सा, तो उससे शिक्षा में सुधार हो गया क्या? नहीं हुआ। 75 साल में जो हो रहा था वही अभी हो रहा है और आगे भी वही होगा। तो कितना भी बदल दिया जाए, इस टॉपिक को उधर, उस टॉपिक को उधर, उस टॉपिक को उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब टॉपिक जो है पढ़ाए जाएं, वो सब चेतना में फिर से वहीं पर पहुंच जाते हैं। उसको जो है चेतना का शुद्धिकरण हो। और हमने पूरा देखा, पूरे विश्व में, यूरोप में, US में, जापान में, तो उस कंट्रीज, वहाँ पर एक थोड़ा सिस्टम अलग है। क्लास 6 से बच्चे को एक तरह से टेस्ट करके कंफर्म कर लेते हैं कि ये बच्चा किस लाइन में जाएगा, फिर उसको उसी की एजुकेशन देते हैं। हमारे यहाँ जो है एक बड़ी मज़ेदार बात है, आप भी एग्री करेंगे, सब एग्री करेंगे, वो ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन पिरामिड जैसी है। नीचे बच्चा सब कुछ जानता है, प्राइमरी में हम सब जानते हैं, मिडिल में पिरामिड थोड़ा नैरो होता है, ऊपर जाता है, कम जानते हैं। ऊपर जाते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में तो एक सब्जेक्ट, एक स्ट्रीम ले लेते हैं, ठीक है। अभी जो है मिक्स होने लग गया, नया पॉलिसी आ गई, हम लोग के टाइम में नहीं थी। आगे चलते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, तो एक सेटअप वो होता है, भाई बायो आपने लिया सब्जेक्ट, मेडिकल में जाना है, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, यू हैव टेकन PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ,
आपने कॉमर्स लिया, आपको सीए बनना है, एमबीए करना है, ठीक है। मास्टर में चलिए तो इन विषयों में से एक विषय में आपका मास्टर होता है, तो एक ही विषय रह गया आपका। उसमें भी डिवीज़न है। डिवीज़न क्या है? अगर फिजिक्स है तो अप्लाइड फिजिक्स है, और क्वांटम फिजिक्स है, और ये वाली फिजिक्स है, वो डिवीज़न हो गया। और आगे चलिए, आते हैं लोग पीएचडी, ठीक है साहब, पीएचडी आए। अब एक विषय के एक टॉपिक पे रिसर्च करी उन्होंने। एक तरफ हम बात करते हैं कंप्लीट एजुकेशन, होलिस्टिक एजुकेशन। कहाँ है होलिस्टिक एजुकेशन? कहाँ है कंप्लीट एजुकेशन? नीचे तो इतना बड़ा बताया था, ऊपर आकर के एक पॉइंट पर रह गया। और जब इंटरव्यू करो पीएचडी को, नया नया बच्चा अभी जो है करके आ रहा है, बॉटनी में किया हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट एमएससी है, और उसको हम फ्लावर लेकर के बैठते हैं, बेटा किस फैमिली का है ये फ्लावर आपका? जूड़े में बहन जी जो है वो रोज़ लगाए हैं, तो पूछते बेटा ये कौन सी फैमिली का? देखो मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है। अब सर पढ़ा तो था, हम कहाँ गया पता नहीं। रोज़ रोज़ ऐसी फैमिली का है, शी डजंट रिमेंबर इट एनी मोर, जस्ट नाउ शी कंप्लीटेड पीएचडी। तो ऐसी एजुकेशन में ये कैसा रिफॉर्म हो रहा है? नहीं हो रहा रिफॉर्म, अपने को करना पड़ेगा। जो सचमुच एजुकेशनिस्ट हैं उनको बैठ के, मेरी ब्यूरोक्रेट्स को बात होती है, मैं कहता हूँ, शब्द यूज़ करता हूँ, तुम क्यों घुस रहे हो उसमें? तुम अपना काम देखो ना, एडमिनिस्ट्रेशन देखो। तुम्हारा नाम आईएएस है, तुम एडमिनिस्ट्रेशन के सर्विस के हो, तुम एजुकेशन में घुस के सीबीएसई के चेयरमैन और यहाँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में बैठ के क्या कर रहे हो? तो बोले साहब मेरे को लगा दिया तो मैं काम कर रहा हूँ, तो जो समझ में आता है वो कर रहा हूँ। मैंने कहा तुम निकल जाओ, जो एजुकेशन के लोग हैं। तो बोले आप बैठ जाओ। मैंने कहा मेरे से नहीं चलेगा, मैं तो बैठ लूँगा तो सब बहुत कुछ उल्टा पल्टा हो जाएगा। अच्छे जो लोग हैं उनको बैठा लो, काम कराओ। तो ये कहने का मतलब है कि भारत में एजुकेशन को हमको पिरामिड की बात नहीं करनी है, नीचे से ऊपर तक सारा लाइफ जो बच्चे का होना चाहिए वो एक आइडियल सिटीजन बनने की होनी चाहिए। अपने यहाँ एक अगेन ऋग्वेद की बहुत अच्छी ऋचा है, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेधु यस्सन्नवेद किमृचा करिष्यति। वो कहता है कि अपनी चेतना में, परमे व्योमन मतलब चेतना का जो क्षेत्र है, ट्रांसेंडेंटल फील्ड जो है, उसी को मॉडर्न साइंस ने कहा यूनिफाइड फील्ड है। तो वहाँ पर जाकर के जो है अगर स्थित हो जाओ तो सारे देवता, देवता क्या है? ये स्किल्स हैं, फ्रिक्वेंसीज हैं। तो अगर हमको कुछ भी काम करना है तो हम वहाँ जा कर के काम। एक उदाहरण आप ले लीजिए, या तो आप मार्केट में जाइए, 10 दुकानों में जाइए और छोटा छोटा सामान खरीदिए। अब आजकल मॉल बन गए, एक मॉल में चले जाइए, सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी आपको। तो वही स्थिति है, आप चेतना में स्थित हो जाइए, योगस्था गुरु कर्माणी, और टेक्निक अपने को जो है वो मिली हुई है वैदिक गुरु परंपरा से, उसको फॉलो करिए। सारी जगह ये प्रूवन है, मोर देन 100 कंट्रीज़ ये जो है रिसर्चेज हुई है और ये प्रूवन है, उसको कर लिया जाए, बड़ा सरल हो जाएगा भारत के लिए। सो विचारों की जो श्रृंखला में हम संवाद कर रहे हैं, समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो एक और समस्या की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। हमारे देश में कई विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, लेकिन एक समस्या बेरोजगारी की भी है। रोजगार और बेरोजगारी को लेकर जो है कई सालों से एक बहस भी छिड़ी हुई है। समस्या का समाधान क्या है? गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है ना, उसमें मैं भी रजिस्टर्ड हूँ अनएम्प्लॉयड के रूप में। ये तब किया था मैंने जब मैं बीएससी 3rd ईयर में था, वो उसमें से गया नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली कंफर्म किया कि मेरा नाम अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट के बेरोजगार में है। तो कुछ तो ये वास्तविक समस्या है और कुछ जो उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेटेड है। ये दोनों चीज़ें है, समस्या है। और उसका कारण ये है, अभी जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत अच्छी चीज़ कर रही है। सबको सब कुछ पढ़ा देने की आवश्यकता नहीं है। नीचे से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, आप भी पढ़े होंगे। हमने फिजिक्स पढ़ी, हमने केमिस्ट्री पढ़ी, हमने बॉटनी पढ़ी। आज हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या काम है? आपको एक बड़े आनंद की बात बताता हूँ। हम सब एक बहुत अच्छे बड़े ग्रुप में, बड़ा मतलब बड़े लोगों का ग्रुप, क्वालिफाइड लोगों का ग्रुप, उसमें अधिकारी भी थे, कुछ लीडर्स भी थे। तो मैंने उनको ये पूछा कि साहब आप सीबीएसई के चेयरमैन हो? बोले हाँ। आप तो कितने लाख या करोड़ बच्चों को पढ़ा रहे हो? बोले हाँ। हमने कहा सर एक काम करें? बोले हाँ।
हमने कहा जो लास्ट पेपर हुआ हो क्लास 12 का, सारे सब्जेक्ट हैं, 17 सब्जेक्ट्स हैं। बोले हाँ। तो मैंने कहा अपना अपना ना पेपर आप लोग सब चुन लो, हम भी चुन लें, और हम 3 घंटे का एग्ज़ाम लिखते हैं और अभी तय हो जाएगा कि कितने पास होते हैं, कितने फेल होते हैं। वो इसलिए करना है कि जो हमने पढ़ा है क्या आज हमारे जीवन में काम आ रहा है। तो सबने बोला गिरीश जी मरवाना तुमको, हमें क्या, क्यों, और फिर हमारे तुम स्टेटस नहीं देख रहे हो। हमने कहा सर जी वो स्टेटस को ही तो कंफर्म करने की बात हो रही है, एग्ज़ाम दो ना, पता लग जाएगा तुम सीबीएसई के चेयरमैन हो और कितने मार्क्स मिले तुम्हारे को। तो कहने लगे, एक सज्जन थे, कहने लगे सर जी सब फेल हो जाएंगे, काहे को ये पंचायत पे पढ़ते हो। मैंने कहा मैं इसको प्रेस में देने वाला हूँ, सबका एग्ज़ाम लिया जाए। मजाक हो रही थी, ये करना नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्किल डेवलपमेंट की अभी बात हो रही है और कोर्सेज हो रहे हैं वो कराया जाए। जिसको जो काम आगे बढ़ना है, विशेष रूप से पारिवारिक अगर लोगों का एक बिजनेस है, एक परंपरा है, व्हाई नॉट, उनको उसी में, और जो आज मॉडर्न ट्रेनिंग आ गई है, मॉडर्न टूल्स आ गए हैं, उसकी ट्रेनिंग दे दो। अगर एक कारपेंटर है उसको मॉडर्न टूल्स की ट्रेनिंग दे के एक अच्छा कारपेंटर बना दो। एक जो है वो कुछ भी कहे लोहार है उसको ट्रेनिंग दे दो। तो स्किल डेवलपमेंट की आज बहुत आवश्यकता है, उससे बेरोजगारी काफ़ी कम हो जाएगी, ये पक्की बात। बिल्कुल। और अब मैं बात करूंगी भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर, क्योंकि आजकल काफ़ी चर्चा होती है इस विषय पर, आपके क्या विचार हैं? जैसा हमने प्रारंभ में कहा, ये बहुत अच्छी बात है। भारतीय ज्ञान परंपरा जो है उसको एजुकेशन में हर लेवल पर लाना चाहिए, और प्रोविज़न किए गए हैं भी कुछ कुछ, लेकिन कंप्लीट नहीं है। ये केवल थ्योरी पढ़ने से ज्ञान परंपरा नहीं आ जाएगी। जब तक व्यक्ति साधना नहीं करेगा तब तक ज्ञान परंपरा का उसको बोध नहीं होगा। अपने यहाँ जो हमने श्लोक बताया उपनिषद का, आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, जब तक आत्म तत्व का अनुभव ट्रांसेंड होके, भाव के परे जा करके वो नहीं करेगा तब तक सब कुछ बेकार है। तो ये बहुत आवश्यक है। अपने यहाँ एक शब्द कहते हैं, वृक्ष की मूल में पानी देते हैं, खाद देते हैं। ऊपर आपने देखा चोटी पे माली जो है एक क्रेन लगा के 100 फुट ऊपर वृक्ष के ऊपर पानी दे रहा नहीं। तो अभी जो प्रयास हो रहा है वो पेड़ के ऊपर पानी देने का हो रहा है, नीचे पानी देना है मूल में। और सारे लाइफ की जो मूल है वो कॉन्शसनेस है, चेतना है। We have to take care of consciousness, and then only the growth will be there of human life, the society, the nation and the world family. बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा ये जानकर, क्योंकि आज के वक्त में अगर भारतीय ज्ञान की हम बात कर रहे हैं तो हर कोई जानना तो चाहता है लेकिन शायद समझना नहीं चाहता है। बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए इतनी खूबसूरती के साथ। बिल्डिंग न्यू इंडिया, हर क्षेत्र में जो विकास है उसको लेकर हम सवाल जवाब कर रहे हैं और हर सवाल का जवाब आप तक पहुंच रहा है, क्योंकि विस्तार से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं किस क्षेत्र में कितना विकास, किस क्षेत्र की ओर से कितनी कोशिशें हो रही हैं। ये तमाम जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। दिव्यांश, ओवर टू यू। शुक्रिया कोमल। और इस सेशन में हमें समझ में आया कि जीवन में अगर उन्नति करनी है तो शिक्षा पद्धति और जीवन पद्धति, उसमें आप किस तरह से बदलाव ला रहे हैं और किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत कुछ निर्भर करता है।